नमस्कार दोस्तों, हम समझेंगे एम लक्ष्मीकांत से न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुई और विकसित हुई। ये शब्दावली पहली बार 1947 में ऑर्थर सेल्सिंगर जूनियर, एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षा प्रदायक द्वारा प्रयुक्त की गई। 1947 में आर्थर सेलिंगसिंगर जूनियर 1947 में अमेरिका में पैदा हुई। न्यायिक सक्रियता कह रहा हूँ मैं, न्यायिक समीक्षा अलग है, न्यायिक सक्रियता अलग है। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक में आया। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, इसके अलावा न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। न्यायिक सक्रियता का अर्थ: न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा सरकार के दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका को अपने संवैधानिक दायित्वों को पालने के लिए बाध्य करना। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक गतिशीलता भी कहते हैं। यह न्यायिक संगम से बिल्कुल विपरीत है, न्यायिक संयम से बिल्कुल विपरीत है। न्यायिक गतिशीलता न्यायिक समक एक दूसरे के न्यायिक संयम और न्यायिक गतिशीलता एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द हैं। देखिए, न्यायिक संयम का अर्थ क्या है? न्यायपालिका द्वारा आत्मनियंत्रण बनाए रखना। न्यायिक सक्रियता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है यहाँ पर? न्यायिक सक्रियता न्यायिक शक्ति के प्रयोग का एक तरीका है जो न्यायाधीश को प्रेरित करता है कि वह समान रूप से व्यवहारत सख्त न्यायिक प्रक्रियाओं एवं पूर्व नियमों को प्रगतिशील एवं नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में त्याग दे। इसमें ऐसे निर्णय देखने में आते हैं जिसमें सामाजिक अभिनियंत्रण अथवा इंजीनियरिंग होता है। अनेक अवसरों पर विधायिका एवं कार्यपालिका संबंधी मामलों में दखलंदाजी भी होती है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका का वह चलन है जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे निर्णय द्वारा संरक्षित अथवा विस्तारित किया जाता है। व्यक्तिगत अधिकार जो होते हैं उनको ऐसे निर्णय के द्वारा संरक्षित किया जाता है या विस्तारित किया जाता है, उसको हम न्यायिक सक्रियता या कहते हैं, जो कि पूर्व नियमों या परिपाटियों से अलग होते हैं, हटकर होते हैं, अथवा वांछित या करणीय संवैधानिक या विधायी इरादे से स्वतंत्र अथवा इसके विरुद्ध हों। न्यायिक सक्रियता का न्यायाधीशों द्वारा विधि निर्माण की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि न्यायाधीश द्वारा पहले से मौजूद किसी विधान या कानून की इस प्रकार सक्रिय व्याख्या कर जैसे कि समाज की बेहतरी में इसका उपयोगिता और बढ़ाई जा सके। न्यायिक सक्रियता न्यायिक तटस्थता जुडिशियल पर्डिशन से अलग है, जिसका अर्थ है कि पहले से मौजूद विधान या कानून की व्याख्या बिना उसकी लाभ करे अथवा उपादेय पक्षों को बढ़ावा दिए। मतलब जिसका अर्थ है कि पहले से मौजूद विधान या कानून की व्याख्या बिना उसकी लाभकारी अथवा उपादेय पक्षों को बढ़ावा दिए। अब देखिए, न्यायिक सक्रियता जो है न्यायिक निर्णय प्रक्रिया का एक दर्शन है जिसमें न्यायाधीश सार्वजनिक नीति पब्लिक पॉलिसी के बारे में अन्य कारकों के अतिरिक्त अपने निजी विचारों को भी अपने न्याय निर्णय में आने देते हैं। न्यायिक सक्रियता नए सिद्धांतों, अवधारणाओं, सूत्रों एवं सहायों को विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग न्याय करने अथवा विवादों को स्थिति पक्ष को विस्तारित करते हुए न्यायालय का दरवाज़ा ज़रूरतमंदों के लिए खोलना अथवा ऐसे विवादों को सुनना जिनसे पूरा समाज अथवा एक वर्ग प्रभावित हो रहा हो। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से जुड़ी हुई है। न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से जुड़ी हुई है। ये सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जिसके कारण जनहित याचिकाओं की संख्या बढ़ी है। दूसरे शब्दों में PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है। PIL वास्तव में PIL या जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है, जनहित याचिका। अब हम समझते हैं न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक सक्रियता। न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता, उनका क्या अंतर है? देखिए, न्यायिक समीक्षा क्या है और न्यायिक सक्रियता क्या है। न्यायिक समीक्षा अथवा न्यायिक सक्रियता की अवधारणा एक दूसरे से नज़दीकी से जुड़ी हुई है, तब भी एक अंतर है दोनों के बीच में। इस अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अंतर क्या है? देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य से न्यायिक समीक्षा के एक ही रूप को विशेषकर अमेरिका में न्यायिक सक्रियता के नाम से अभिहित किया जाने लगा। भारत में बहस चर्चाओं में शामिल सभी लोगों ने न्यायिक सक्रियता और आर्थिक समीक्षा के बीच घालमेल कर दिया।
आर्थिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता जो है इनको घालमेल कर दिया। न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा का ही वह रूप व प्रकार है जिसमें न्यायाधीश विधि निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी करने लगते हैं, अर्थात न केवल वे विधि विधानों की रक्षा करते हैं, उन्हें कायम रखते हैं या संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में अवैध घोषित करते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में वे अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को भी प्रश्रय देते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा वास्तव में न्यायिक समीक्षा में ही अंतर्भूत का अंतर्निहित है। मतलब यह है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है वास्तव में न्यायिक समीक्षा में ही अंतर्भूत का अंतर्निहित है, जो कि अंतर्भूत या अंतर्निहित हैं, जो कि न्यायालय को संविधान को कायम रखने अथवा संविधान के अनुपयुक्त या अनुपयोगी प्रावधानों को निरस्त घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक सक्रियता सरकार के अन्य अंगों को कर्तव्यशीलता एवं सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता पद 20वीं शताब्दी के मध्य न्यायिक विधि निर्माण अथवा विधायन की क्रिया को वर्णित करने के लिए प्रचलन में आया, जिसका आशय तथा न्यायाधीशों द्वारा सकारात्मक कानून बनाया जाना। तथापि न्यायिक सक्रियता की कोई एवं मान्य अथवा नानक परिभाषा नहीं है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा अथवा कतिपय मूलभूत अधिकारों एवं संवर्धन के लिए शक्तिशाली न्यायपालिका के महत्व पर जोर देता है। जनहित याचिका यानी कि PIL को सुने जाने की विस्तारित अवधारणा की समय समय पर न्यायिक व्याख्या के चलते न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करने वाले न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमा विस्तारित हुई है। ये विस्तारित भूमिका ही उन लोगों द्वारा न्यायिक सक्रियता करार दी गई है जो न्यायपालिका की विस्तारित भूमिका के आलोचक हैं। मतलब न्यायिक सक्रियता विस्तार है और किसका? न्यायिक समीक्षा का। जहाँ तक संवैधानिक मामलों वादों का प्रश्न है, न्यायिक सक्रियता न्यायिक समीक्षा के शीर्ष के अंतर्गत ही आता है। मतलब न्यायिक सक्रियता जो है न्यायिक समीक्षा के शीर्ष के अंतर्गत आता है अगर संवैधानिक मामलों की बात करें, संवैधानिक वादों का प्रश्न है तो। तथा व्यापक स्तर पर ऐसा अवसर है कि जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप करके किसी अधिनियम नियमित विधान अथवा कानून को निष्प्रयोजित कर सकता है। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता का औचित्य क्या है। डॉक्टर BL वधेरा के अनुसार न्यायिक सक्रियता के कारण निम्नलिखित हैं। क्या कारण है? देखिए, क्या न्यायिक सक्रियता क्यों जरूरी है। देखिए, पहला, उत्तरदायी सरकार उस समय लगभग ध्वस्त हो जाती हैं जब सरकार की शाखाएं विधायिका एवं कार्यपालिका अपने अपने कार्यों का निष्पादन नहीं कर पाती। परिणामतः तो संविधान एवं लोकतंत्र में नागरिकों का भरोसा टूटता है। दूसरा, नागरिक अपने अधिकारों एवं आज़ादी के लिए न्यायपालिका की ओर देखते हैं। परिणामतः न्यायपालिका पर पीड़ित जनता को आगे बढ़कर मदद पहुंचाने का भी भारी दबाव बनता है। न्यायिक उत्साह अथवा न्यायाधीश भी अपने बदलते समय के समाज सुधार में भागीदार बनना चाहते हैं। इससे जनहित याचिकाओं को हस्तक्षेप के अधिकार यानी लोकस स्टैंडी के तहत प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा विधायी निर्वात अर्थात ऐसे कई क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ विधानों का अभाव हो, इसलिए न्यायालय पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह परिवर्तित सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से न्यायालयीय विधान का कार्य करे। भारत के संविधान में स्वयं ऐसे कुछ प्रावधान हैं जिनमें न्यायपालिका विधायन यानी कानून बनाने की गुंजाइश है या एक सक्रिय भूमिका अपनाने का मौका मिलता है। इस प्रकार सुभाष कश्यप ने कुछ ऐसी आकस्मिकताओं की चर्चा की है जब न्यायपालिका अपने सामान्य न्याय क्षेत्राधिकार को लांघ कर ऐसे क्षेत्र में दखल दे जो कि विधायिका या कार्यपालिका को हो सकता है। पहला, जब विधायिका अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो गई हो, तब एक अंग विधायिका जिसमें किसी दल को बहुमत न मिला हो की स्थिति, जब सरकार कमज़ोर व असुरक्षित हो, ऐसे निर्णय में लेने में अक्षम हो, जिससे कोई जाति या समुदाय या अन्य समूह अप्रसन्न हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा सत्तासीन दल सत्ता खोने के भय से ईमानदार और कड़ा निर्णय लेने से डर सकता है। इस कारण से समय लगने और निर्णय लेने में देरी अथवा न्यायालयों पर कठोर निर्णय लेने संबंधी दुर्भावना डालने के लिए जिन मुद्दों को संदर्भित कर दिया जाता है, ऐसी स्थिति में इसके अलावा जहाँ की विधायिका और कार्यपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों जैसे गरिमापूर्ण जीवन, स्वास्थ्यकर परिवेश का संरक्षण करने में विफल हो, मान लो विधायिका या कार्यपालिका, अथवा कानून एवं प्रशासन को एक ईमानदार, कार्यकुशल और न्यायपूर्ण व्यवस्था देने में विफल हो, तो वहाँ पर न्यायिक सक्रियता का मिली जा सकती है। जहाँ की विधि के न्यायालय का मजबूत सर्वसत्तावादी संसदीय दलवादी सरकार द्वारा गलत नीयत या उद्देश्यों से दुरुपयोग हो रहा हो, जैसा कि आपातकाल के दौरान हुआ था,
इसके अलावा कभी कभी न्यायालय जाने अनजाने स्वयं मानवीय प्रवृत्तियों, लोक लुभावनवाद, प्रचार, मीडिया की सुर्खियां बटोरने आदि का शिकार हो जाता है। डॉक्टर वंदना के अनुसार न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। डॉक्टर वंदना क्या कहती हैं? न्यायिक सक्रियता की अवधारणा में निम्नलिखित प्रवृत्तियां देख सकते हैं। पहला, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुनवाई के अधिकार का विस्तार। प्रशासनिक प्रक्रिया में सुनवाई के अधिकार का विस्तार करके न्यायिक सक्रियता बढ़ाई जा सकती है। बिना किसी सीमा के अत्यधिक प्रतिनिधिमंडल के भी न्यायिक सक्रियता बढ़ाई जा सकती है। विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक सक्रियता का नियंत्रण का विस्तार, मतलब विवेकाधीन शक्तियाँ जो हैं उनको नियंत्रित करने के लिए न्यायिक नियंत्रण का विस्तार करके, इसके अलावा प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का विस्तार करके, पारदर्शी सरकार यानी ओपन गवर्नमेंट को बढ़ावा देना। इसके अलावा अवमानना शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग जो है, अवमानना शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग भी न्यायिक सक्रियता से रिलेटेड है। इसके अलावा अवास्तविकता के विरुद्ध न्यायिकता का प्रयोग। इसके अलावा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्याख्या के मानक नियमों का विस्तार, आदेश पास करना जो कि वास्तव में असाध्य हैं। ऐसी स्थिति में भी न्यायिक सक्रियता डॉक्टर वंदना के अनुसार न्यायिक सक्रियता के अवधारणा में निम्नलिखित प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। यह मैंने जाना। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक। उपेंद्र बख्शी प्रमुख न्यायविद ने निम्नलिखित प्रकार से सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रेखांकित किया है जो कि न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करते हैं। पहला, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता। दूसरा, जन अधिकार कार्यकर्ता, और तीसरा, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, और चौथा, बंधु व मजदूर समूह। ठीक है, पहले इन चारों को समझते हैं हम। अब देखिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ता क्या है। उपेंद्र बख्शी ने न्यायविद जो हैं जिन्होंने निम्नलिखित प्रकार से सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रेखांकित किया है जो कि न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करते हैं। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जो होते हैं वो न्यायिक सक्रियता को उत्प्रेरित करते हैं। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता कैसे करते हैं? देखिए, ये समूह मुख्यतः नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़े मामले उठाते हैं। ठीक, नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जो होते हैं वो नागरिक एवं राजनीतिक मामलों से, अधिकारों से जुड़े मामले उठाते हैं। जबकि जन अधिकार कार्यकर्ता होते हैं ये सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर जन आंदोलनों का राज्य द्वारा दमन की स्थिति में जोर देते हैं। उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता क्या होते हैं? ये समूह राजनीति एवं आर्थिक व्यवस्था को की जवाबदेही के ढांचे में उपभोक्तावाद अधिकार संबंधी मामले उठाते हैं। इसके अलावा बंधु व मजदूर समूह क्या होते हैं? ये समूह भारत में मजदूरी दासता के उन्मूलन के लिए न्यायिक सक्रियता की अपेक्षा करते हैं। मतलब बंधु व मजदूर समूह जो होते हैं वो भी न्यायिक सक्रियता की स्थिति को चाहते हैं जब भी उनका हनन हो रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारे मैं आपको बताऊं, जब न्यायिक सक्रियता आवश्यक हो जाती है तो पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक भी, मतलब ये कि ये समूह जो होते हैं पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक जो होते हैं ये न्यायिक सक्रियता को बढ़ते पर्यावरणीय गिरावट प्रदूषण के समाप्त करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इसके अलावा बृहद सिंचाई परियोजना के विरुद्ध नागरिक समूह कई, देखिए इन कार्यकर्ताओं की भारत की न्यायपालिका से ये अपेक्षा होती है कि वह बृहद सिंचाई परियोजनाओं को रोक दें जो दुनिया में किसी भी न्यायपालिका के लिए असंभव हैं। इसके अलावा बाल अधिकार समूह, ये बाल श्रम, शिक्षा, साक्षरता का अधिकार, सुधार गृहों, किशोरों के लिए तथा यौन श्रमिकों के लिए बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों को उठाते हैं। बाल अधिकार समूह वो भी न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। इसके अलावा हिरासती एवं परिरक्षण अधिकार समूह क्या होते हैं? कैदियों के अधिकार, राज्य के संरक्षण, परिरक्षण, हिरासत में महिलाएं, बाल निवारक बंदीकरण से प्रभावित व्यक्तियों के लिए की जाने वाली सामाजिक कार्यवाही शामिल हैं। इसके अलावा निर्धनता अधिकार समूह, ये समूह सूखे, अकाल के दौरान सहायता तथा शहरी गरीबों के मामलों को न्यायालय तक लाते हैं। मूलवासी जन अधिकार समूह, ये समूह वनवासियों, संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूचियों के नागरिकों तथा अस्मिता संबंधी अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा महिला अधिकार समूह, ये समूह लैंगिक समानता, लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न, बलात्कार एवं दहेज हत्या जैसे मामलों पर आंदोलन करते हैं और न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा बार आधारित समूह, ये समूह भारतीय न्यायपालिका की स्वायत्तता, जवाबदेही संबंधी मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। मीडिया स्वायत्तता समूह, ये प्रेस के साथ ही राज्य के स्वामित्व वाले जन माध्यमों स्वायत्तता एवं जवाबदेही पर एकाग्र रहते हैं। इसके अलावा वर्गीकृत अधिवक्ता आधारित समूह, इस कोटि में प्रभावशाली वकीलों के समूह आते हैं जो विभिन्न मुद्दों के लिए आंदोलन करते हैं। इसके अलावा वर्गीकृत व्यक्तिक आवेदक याचिकाकर्ता, इसके अंतर्गत स्वतंत्र कार्यकर्ता आते हैं। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता को लेकर आशंकाएं। न्यायविद उपेंद्र बख्शी ने ही
उस भय का भी जिक्र किया है जो न्यायिक सक्रियता से उत्पन्न हो सकता है। वे कहते हैं कि अनेक प्रकार के भय इसको लेकर व्याप्त हैं। ये आवाहन भारत के सबसे कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार न्यायाधीशों के अंदर भी एक घबराहट भरी व्यक्तिगतता लाता है। वे निम्नलिखित प्रकार से भय की चर्चा करते हैं। पहला, विचारात्मक भय। विचारात्मक भय है क्या वे विधायिका, कार्यपालिका या नागरिक समाज की अन्य स्वायत्त संस्थाओं की शक्ति हड़प रहे हैं, ये विचारात्मक भय आता है। मीमांसात्मक भय, क्या वे अर्थशास्त्र में मनमोहन सिंह, वैज्ञानिक मामलों में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के जारों तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कप्तानों के स्तर का ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा प्रबंधन समिति भय, इस प्रकार के वादों का अतिरिक्त कार्यभार लेकर क्या वे न्याय कर पा रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति में जबकि पहले के बकाया मामलों का ढेर सामने है। इसके अलावा वैधता संबंधी व्यय, मतलब वैधता संबंधी भय क्या है, देखिए, क्या वे अपने प्रतीकात्मक प्राधिकार की क्षति नहीं कर रहे। जनहित याचिकाओं में आदेश पारित करके जिनकी कार्यपालिका अनदेखी भी कर सकती हैं, क्या इससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कम नहीं होगा। इसके अलावा लोकतंत्र संबंधी भय, जनहित याचिका वास्तव में लोकतंत्र का पोषण कर रही हैं, भविष्य में इसकी संभावनाओं को समाप्त कर रही हैं। मतलब क्या जनहित याचिका वास्तव में लोकतंत्र का पोषण कर रही हैं या भविष्य की इसकी संभावनाओं को समाप्त कर रही हैं। इसके अलावा आत्मवृत्त संबंधी भय भी होता है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात राष्ट्रीय मामलों में मेरा क्या स्थान होगा। अगर मैं इस प्रकार के वाद की आवश्यकता से अधिक वाद करूंगा तो मेरा क्या मामला होगा, मेरी क्या स्थिति इससे बनेगी। अब हम समझते हैं न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। न्यायिक संयम का क्या अर्थ है। अमेरिका में न्यायिक सक्रियता तो न्यायिक संयम, ये दोनों वैकल्पिक न्यायिक दर्शन हैं। न्यायिक संयम के पैरोकार मानते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका सीमित होनी चाहिए। उनका काम इतना भर बताना है कि कानून क्या है, कानून बनाने का काम उन्हें विधायिका एवं कार्यपालिका पर ही छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा न्यायाधीशों को किसी भी स्थिति में अपने निजी राजनीतिक मूल्यों में नीतिगत एजेंडा को अपने न्यायिक विचार पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस विचार के अनुसार संविधान निर्माताओं के मूल इरादे एवं उनसे संबंधित संशोधन स्पष्ट एवं जानने योग्य हैं और न्यायालयों को उन्हीं से निर्देशित होना चाहिए। अब न्यायिक संयम की पूर्ण अवधारणा समझते हैं। तो अमेरिका में न्यायिक संयम की अवधारणा निम्न 6 पूर्व अवधारणाओं पर आधारित है। पहली, न्यायालय मूलतः अलोकतांत्रिक हैं क्योंकि यह अनिर्वाचित तथा लोक मत के प्रति अग्रहणशील एवं अनुत्तरदायी हैं। अपने कथित एकतंत्रीय गठन के कारण न्यायालय को जहां तक संभव हो मामले को सरकार की अधिक लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुपुर्द एवं संदर्भित कर देना चाहिए। दूसरा, न्यायिक समीक्षा की महान शक्ति के प्रश्नवाचकीय स्रोत एक ऐसी शक्ति जो संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है, ये भी हैं। इसके अलावा न्यायिक शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत, ठीक है, पूर्ण अवधारणा क्या है, शक्ति के बंटवारे का सिद्धांत भी। संघवाद की अवधारणा, राष्ट्र एवं राज्यों के बीच विभाजकीय शक्ति न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है या अपेक्षा करती हैं। क्या संघवाद की अवधारणा जो है वो न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि वे राज्य सरकारों एवं कार्मिकों के कार्यवाहियों के प्रति सम्मान का भाव रखें। पांचवा क्या है कि विचारधारात्मक किंतु सकारात्मक धारणा की, चूँकि न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार एवं संसाधनों के लिए कांग्रेस पर निर्भर हैं और अपनी प्रभावकारिता के लिए जन स्वीकार्यता पर आश्रित हैं, इसलिए इससे जुड़े जोखिम को ध्यान में रखकर अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। इसके अलावा 6 नंबर पे ये है कि ये संभ्रांत धारणा एक विधि का न्यायालय आंग्ल अमेरिकी वैदिक परंपरा की उत्तराधिकारी होने के नाते इसे अपने को गिराकर राजनीति के स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। कानून, तर्क एवं न्याय की एक प्रक्रिया है जबकि राजनीति केवल सत्ता एवं प्रभाव तक ही सीमित है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सभी अवधारणाएं दूसरी को छोड़कर जो कि न्यायिक समीक्षा से संबंधित हैं भारतीय संदर्भ में भी ठीक बैठती हैं। दूसरी क्या है, दूसरी कौन सी जो नहीं बैठ रही है वो है कि न्यायिक समीक्षा का महान शक्ति के प्रश्नवाची के स्रोत एक ऐसी शक्ति जो संविधान द्वारा विशेष रूप से प्रदत्त नहीं है, उसको छोड़ दें तो वो सब जगह लागू होती है बाकी चीज़ें अमेरिका वाली। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ देखिए। सन 2007 के मामले में फैसला सुनाते हुए एसटी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक संयम की बात की और न्यायालयों ने कहा कि वे विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्य अपने हाथ में न लें।
ये भी कहा कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सरकार के प्रत्येक अंग को अपने अन्य अंगों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए दूसरों के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस संदर्भ में संबंधित पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी दी। क्या कहा? पीठ यानी बेंच ने कहा कि बार बार हमारे सामने ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें जजों ने विधायी एवं कार्यपालिकीय कार्य अपने हाथ में लेकर जिसका कोई औचित्य नहीं है, ये साफ साफ असंवैधानिक है। न्यायिक सक्रियता के नाम पर जज अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते और सरकार के अन्य अंगों के कार्य खुद नहीं कर सकते। इसके अलावा पीठ ने कहा कि जजों को अपनी सीमा जान लेनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनमें सदाशयता तथा विनम्रता होनी चाहिए और सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मोंटेस्क्यू की किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉज से उद्धरण देते हुए जिनमें 3 अंगों की शक्तियों के विभाजन को नहीं मानने के परिणामों की चर्चा की गई है, पीठ ने कहा कि फ्रेंच दार्शनिक की चेतावनी भारत की न्यायपालिका के लिए बहुत सामयिक एवं सटीक है, चूँकि अक्सर 2 अंगों के कार्यक्षेत्र में दखल अंदाजी एवं अतिक्रमण के लिए इसकी उचित आलोचना होनी चाहिए। इसके अलावा न्यायिक सक्रियता किसी हाल में न्यायिक दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए। बेंच ने न्यायालयों को चेतावनी दी कि न्याय निर्णय ऐतिहासिक रूप से स्वीकृत एवं मान्य संयम और न्यायाधीशों की तरजीहों को सचेतन रूप से न्यून रखने की प्रणाली पर ही आधारित होना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय प्रशासनिक पदाधिकारियों को असुविधा में न डालें। इस बात को स्वीकार करें कि प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासन के न्याय क्षेत्र में विशेषज्ञता है, न्यायालयों की नहीं। ठीक है। इसके अलावा बेंच ने कहा कि कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्य क्षेत्र में न्यायिक अतिक्रमण का औचित्य नहीं बताया जाता है। ये दोनों अंग ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। ये भी मान लिया जाए कि ये आरोप न्यायपालिका पर भी लगाया जा सकता है, क्योंकि न्यायालयों में आधी सदी से मामले लंबित हैं। यदि विधायिका और कार्यपालिका का ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं तो उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लोगों पर है। तो अगले चुनाव में अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें और ऐसे उम्मीदवार को मत दें जो कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकें या फिर अन्य कानूनी तरीके से अपनाकर व्यवस्था को दुरुस्त कर सके, जैसे शांतिपूर्वक प्रदर्शन। इसके अलावा उपचार ये नहीं है कि न्यायपालिका विधायी एवं कार्यपालिका अपने हाथों में ले ले, क्योंकि इससे न केवल संविधान में प्रावधानिक नाजुक शक्ति संतुलन की व्यवस्था का उल्लंघन होगा, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका के पास इन कार्यों की न तो विशेषज्ञता है और न ही संसाधन। इसके अलावा पीठ ने कहा कि न्यायिक संयम राज्य के 3 अंगों के बीच शक्ति संतुलन की व्यवस्था की संगति में है और इसे पूरकता प्रदान करता है। ये वह 2 तरीकों से करता है। पहला कि न्यायिक संयम न केवल न्यायपालिका के साथ ही अन्य 2 शाखाओं के बीच समानता को मान्यता देता है, बल्कि इसे बढ़ावा भी देता है। न्यायपालिका द्वारा अंतर शाखा हस्तक्षेप को न्यूनतम स्तर पर रखकर ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है न्यायिक संयम न्यायपालिका की स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। जब तक न्यायालय विधायी एवं कार्यपालिकीय क्षेत्रों में अतिक्रमण करता है तो इसका अनिवार्य परिणाम ये भी होगा कि मतदाता विधायक एवं अन्य निर्वाचित पदधारी इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि न्यायाधीशों की गतिविधियों पर नज़दीकी नज़र रखी जाए। इस प्रकार हमने यह अध्याय समाप्त किया। अब हम जनहित याचिका को समझेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL